अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं एडवोकेट राना उसामा मुनीर। गेट टेस्ट आने वाला है, इससे रिलेटेड मुझे बहुत से मैसेज आजकल रिसीव हो रहे हैं कि सर हम गेट की तैयारी अपनी कहाँ से करें। इसके लिए हमें कोई नोट्स रिकमेंड कर दें या कोई एमसीक्यूज़ के लिए बुक रिकमेंड कर दें। तो मैं आप सबको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग अपनी तैयारी बेयर एक्ट से करें। और अगर आपको कोई अपना कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो इसके लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर, बहुत बेहतरीन लेक्चर्स अवेलेबल हैं। किसी भी टीचर का आप लेक्चर सुने और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसी सिलसिले से रिलेटेड मैंने भी ये सोचा है कि मैं आपको कुछ लेक्चर्स जो है वो प्रोवाइड किया करूँगा और इंशाल्लाह वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे वो लेक्चर्स, और आपकी गेट की तैयारी बहुत आसानी से हो जाएगी उसमें। तो इसके अलावा जो शख्स जुडिशरी करना चाह रहा है उसके लिए भी ये लेक्चर्स बहुत अहम होंगे। इसमें सारे कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपके क्लियर करवाए जाएँगे और मेरी गारंटी है इंशाल्लाह जो ये लेक्चर्स बाकायदगी से लेगा और कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लेगा, वो अपना गेट टेस्ट आसानी से क्लियर कर लेगा। गेट टेस्ट को इतना कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएँ, ये बहुत आसान होता है। इसमें टोटल मार्क्स जो हैं वो आपने 50 मार्क्स लेने होते हैं आउट ऑफ 100। तो ये 50% मार्क्स जो है ना वो आपके आसानी से कवर हो जाते हैं। आप अगर थोड़े से सब्जेक्ट्स भी देखें, स्मार्ट स्टडी इसमें करें, आप अपना देखें कि सबसे पहले आप सीपीसी को देखें। सीपीसी टोटल है 20 मार्क्स, ठीक है। 20 नंबर आपके सीपीसी में से क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद फिर आप देखें पीपीसी, ये 10 नंबरों का है। क्यूएसओ, ये भी 20 मार्क्स के, ठीक है। मतलब ये 3 सब्जेक्ट्स की आप तैयारी करते हैं तो आपके ये 50 मार्क्स इजीली क्लियर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम ये 3 सब्जेक्ट्स को अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो हमारा जो है ये 50 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। इसमें से एटलीस्ट आप अच्छी तैयारी की होगी और लेक्चर्स अटेंड किए होंगे तो ये 40 मार्क्स आप इजीली इसमें से कवर कर लेंगे। इसके बाद हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं, इसके बाद हमने करने हैं सीआरपीसी, ठीक है। सीआरपीसी आप करेंगे, ये भी 10 मार्क्स के। और इसके अलावा फिर आप लीडिंग केसेस तैयार करेंगे, ठीक है। लीगल एथिक्स देखेंगे, लीगल एथिक्स भी टोटल 10 मार्क्स के है। रीडिंग केसेस थोड़े से केसेस हैं, ये 5 मार्क्स नंबरों के हैं, ठीक है। मतलब ये 50 3 सब्जेक्ट्स के से क्लियर हो जाएंगे और अगर आप ये 3 भी कर लेते हैं तो आपके ये 60 70 75 मार्क्स का पेपर आपका टोटल ये 6 सब्जेक्ट से क्लियर हो रहा है। लीगल एथिक्स के तो टोटल थोड़े से केसेस हैं, वो भी आपके एक दिन में इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगे। और ये जो है ना ये 3 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, ये आपने तैयार करने हैं, क्यूएसओ, सीपीसी और पाकिस्तान पिनल कोड, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट्स आप तैयार करेंगे 50, तो आपके इंशाल्लाह इसी में से क्लियर हो जाएंगे। 40 मार्क्स तो आप ले ही लेंगे अगर आप अच्छी तैयारी कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर होते हैं तो आप 50 मार्क्स में से 40 तो इंशाल्लाह गेन करेंगे इसमें। बाकी सब्जेक्ट्स में ये अगर आप करेंगे सीआरपीसी भी और लीगल एथिक्स का पेपर बहुत ईजी आता है, आसान एमसीक्यूज होते हैं इसके, ये भी आप तैयार करेंगे तो आपके ये 75 मार्क्स में से आप 50 मार्क्स लेना कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसानी से आप इसे गेन कर लेंगे। इसको बस इजी लेके चलें, इसको जितना कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे ये उतना मुश्किल होगा। इसमें आप स्मार्ट स्टडी करें। चलिए आज हम कुछ इसमें डिस्कस करते हैं, सीआरपीसी का कर लेते हैं। सीआरपीसी में जो है क्रिमिनल केसेस में क्रिमिनल ट्रायल को हम डिस्कस कर लेते हैं। क्रिमिनल ट्रायल, तो क्रिमिनल ट्रायल कैसे इनिशिएट होगा या स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल क्या होंगी। तो कोई भी ट्रायल चलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो है ना ऑफेंस होना चाहिए। ऑफेंस होगा तो आप कोई क्रिमिनल ट्रायल चला सकते हैं। अच्छा, आप ऑफेंस की 2 टाइप्स हैं, एक है कॉग्निजेबल ऑफेंस और एक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब इन दोनों में क्या फर्क है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पुलिस विदाउट वारंट एक्यूज्ड को, मुल्जिम को गिरफ्तार कर सकती है विदाउट वारंट। उसे किसी वारंट की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये सीरियस इन नेचर होते हैं। इसमें पुलिस को वारंट की ज़रूरत नहीं है, बगैर वारंट के जाके मुल्जिम को गिरफ्तार किया जा सकता है।
और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कौन से होते हैं? ऐसे ऑफेंसेस जिनमें पुलिस विदाउट वारंट मुलजिम को गिरफ्तार नहीं कर सकती। उसको वारंट की ज़रूरत होगी, वारंट मिलेगा तो वो गिरफ्तार कर सकती है, अदरवाइज जो है विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये नॉन सीरियस इन नेचर होते हैं, छोटे मोटे ऑफेंसेस होते हैं, ये सीरियस इन नेचर होते हैं। ये दोनों में मेजर फ़र्क है। अच्छा, कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा, और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो क्या होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस में हमेशा जो है ना एफआईआर होती है। आप इसमें कंप्लेंट भी करवा सकते हैं, लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर हो सकती है, ठीक है। लेकिन नॉन कॉग्निजेबल केसेस में एफआईआर नहीं हो सकती, उसमें कंप्लेंट होगी। क्या होगी? कंप्लेंट। एफआईआर को सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन डील करता है? इसको सेक्शन डील करता है अंडर सेक्शन 154 एफआईआर होगी, और कंप्लेंट में 200 सेक्शन के मुताबिक जो है ना वो कंप्लेंट दर्ज की जाए। ठीक है, समझ आ गई आपको? अच्छा, एफआईआर को हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि एफआईआर होता क्या है। एफआईआर है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट। ये सिर्फ एक फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। इस पे बल्कि आसिफ सईद खोसर साहब की एक जजमेंट भी आई थी कि एफआईआर जो है ना ये सिर्फ इब्तदाई इतलाई रिपोर्ट है, इसके अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। अब ये कि हमारा क्रिमिनल केस का क्या असूल है कि हमारा टोटल केस ही इस पर डिपेंड कर रहा होता है एफआईआर पे। एफआईआर में जो है ना वो डाउट्स क्रिएट किए जाते हैं, उसी पे हमारा सारा ट्रायल चलता है, उसी पे हम बेस कर रहे होते हैं, उसी पे रिलाई कर रहे होते हैं। लेकिन आसिफ सईद खोसा साहब की जजमेंट में साफ तौर पे लिखा गया था कि ये सिर्फ एक इतलाई रिपोर्ट है। इसमें जो है ना आपने सिर्फ ये भी अगर लिख देना कि ऑफेंस कमिट हुआ तो इतना भी इनफ है। तो फिर हम अपना ट्रायल कैसे चलाएंगे, क्योंकि हमारा ट्रायल तो बेसिस पे कर रहा होता है। इसके लिए जो है ना साफ तौर पे जजमेंट में लिखा गया था कि 161 की स्टेटमेंट को जो है ना वो देखा जाएगा, दोनों पार्टी से 161 की स्टेटमेंट्स ली जाएंगी। 161 की स्टेटमेंट्स पे जो है ना हमारा ट्रायल आगे जो है ना वो इनिशिएट किया जाएगा, और दोनों पार्टी से जो है ना 161 की स्टेटमेंट ली जाएंगी, उन्हीं पे हमारा अपना केस बेस करेगा, उसी पे हमारा ट्रायल चलेगा। अच्छा, एफआईआर से रिलेटेड एक और भी इसमें जजमेंट थी, आसिफ सईद खोसा साहब की ही जजमेंट थी कि इसमें सेकंड एफआईआर नहीं होगी, ठीक है। सेकंड एफआईआर का क्या मतलब है? सेकंड एफआईआर ये कि अब कोई भी ऑफेंस है, फॉर एग्जांपल लड़ाई झगड़े का ऑफेंस है, दोनों पार्टीज में झगड़ा हो जाता है, तो एक पार्टी को जो है ना वो किसी शख्स को ज़्यादा चोट लग जाती है, तो वो बेचारा हॉस्पिटल चला जाता है। हॉस्पिटल जाने की वजह से वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर जो है वो थाने में नहीं जाके जमा करवा रिपोर्ट करवाता। तो दूसरी पार्टी क्या होती है, दूसरी पार्टी चली जाती है जाके एफआईआर जो है ना वो रिपोर्ट करवा देती है। तो अब इसमें क्या होगा, क्योंकि जजमेंट में तो साफ तौर पे लिखा गया था कि जो है सेकंड एफआईआर नहीं होगी, तो इस सूरत में जो है ना हम सेकंड एफआईआर की बजाय ये कंप्लेंट में चले जाएंगे, ठीक है। सेक्शन 200 में कंप्लेंट में चले जाएंगे, तो हम फिर अपनी कंप्लेंट करेंगे। अच्छा, अब एफआईआर के बाद हम स्टेजेस देखते हैं कि 161 की स्टेटमेंट हो जाएंगी। एफआईआर के बाद क्या होता है? एफआईआर के बाद पुलिस अरेस्ट कर सकती है, ठीक है, विदाउट वारंट। ठीक है, विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट करेगी। अरेस्ट करने के बाद क्या होगा? अरेस्ट करने के बाद अंडर सेक्शन 61 पुलिस 24 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना ये मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। 24 आवर्स का टाइम है, 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को पेश करना है पुलिस ने। अच्छा, अब पुलिस जब पेश कर देगी तो क्या होगा आगे? आगे 167 में पुलिस रिमांड मांगेगी। 167 में पुलिस मजिस्ट्रेट से मुलजिम का रिमांड मांगेगी कि मुझे इसका फिजिकल रिमांड रिक्वायर्ड है, मैंने किसी भी केस में से रिकवरी करनी है और मुझे इसका रिमांड चाहिए। रिमांड कितने दिन का मिल सकता है? टोटल मैक्सिमम रिमांड जो होता है ना वो 15 डेज का होता है, ये याद रखना है आपने। 15 डेज का होता है, लेकिन कभी भी मजिस्ट्रेट एक साथ 15 डेज का जो है ना वो रिमांड नहीं देता। 2 दिन का, 3 दिन का रिमांड हो जाता है, और फिर आगे मजीद अगर रिकवरी करनी होती है तो इस तरह 2-2, 4-4 दिन करके ये 15 डेज कंप्लीट होते हैं। एक साथ कभी भी ये 15 डेज का रिमांड नहीं आपको मिलता, ठीक है। ये 15 डेज का रिमांड अब पुलिस लेगी। रिमांड के बाद क्या होगा? रिमांड के बाद
156 में जो भी पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस की होती हैं, वो इन्वेस्टिगेशंस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो उसको 173 में चालान की सूरत में अदालत में सबमिट किया जाता है। ठीक है, 156 में जो भी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने की होगी मुलजिम से, उसको 173 में चालान की सूरत में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। अच्छा, अब ये सारा प्रोसीजर है कि पहले एफआईआर हुई आपकी, एफआईआर के बाद पुलिस ने अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेशन की 156 में, 156 की इन्वेस्टिगेशन के बाद इसमें जो है रिमांड वाला हमने टॉपिक पढ़ा कि रिमांड लिया। रिमांड टोटल कितने दिन का होता है? 15 दिनों का होता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये चालान सबमिट करवाया गया अदालत में। सेक्शन 61 के मुताबिक 24 आवर्स में इसको मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। अच्छा, इसमें अब हम आगे देखेंगे कि इसमें एक दो सेक्शन मिस हुए हैं, वो 164 है। 164 क्या है? कन्फेशन। कन्फेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि कन्फेशन क्या होता है। कन्फेशन हमेशा जो है ना, मुलजिम कन्फेशन जब करता है तो वो मजिस्ट्रेट के सामने करता है, और इसको कौन सा रिकॉर्ड कर सकता है? ये चीज़ एमसीक्यूज में पूछी गई थी कि कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है। कन्फेशन हमेशा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है, एमसीक्यूज में पूछा गया था कि एनी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास। तो आपने ये याद रखना है कि मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को कन्फेशन को रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक है। अच्छा, जब ये कन्फेशन रिकॉर्ड हो जाती है तो उसके बाद जो है ना, इसमें और कौन कौन से सेक्शन मिस हुए हैं? 172 की है डायरी, पुलिस डायरी। 172 में पुलिस अपनी सारी डायरी को मेंटेन करती है। फर्स्ट डे ऑफ ऑकरेंस ऑफ क्राइम से लेके तमाम इन्वेस्टिगेशन जितनी भी होगी वो ये डायरी में लिखी जाएगी। ठीक है, डायरी मेंटेन होगी। 172 में पुलिस अपनी मुकम्मल जो है ना वो डायरी एक मेंटेन करती है। ये सारा प्रोसीजर है। अच्छा, ये हम 173 पे चालान पे पहुंचे थे। चालान के बाद क्या होता है जब चालान अदालत में सबमिट हो जाता है? जब चालान अदालत में सबमिट हो जाता है, इसके बाद हमारा ट्रायल चलता है। ठीक है, कोई भी ट्रायल चलाने का क्या प्रोसीजर है, क्या तरीकेकार है, या ट्रायल हमारा अदालतों में कैसे चलता है? ठीक है, तो ट्रायल जो है ना 241A में क्रिमिनल ट्रायल जो है ना हमारा इनिशिएट होगा, क्रिमिनल ट्रायल हमारा चलेगा। ठीक है, 241A क्या है? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्यूज को सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, और ये कौन सप्लाई करता है? ये करता है प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन हमारे कौन होता है? प्रोसिक्यूशन हमारे नॉर्मल केसेस में पुलिस होती है। ठीक है, पुलिस की जिम्मेदारी है कि ये वो डॉक्यूमेंट सारे एक्यूज को सप्लाई करे और फ्री ऑफ कॉस्ट करे। ठीक है, क्या करे? फ्री ऑफ कॉस्ट। पुलिस ने ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूज को सप्लाई करने हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अब ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे? इनमें ये डॉक्यूमेंट्स में एफआईआर की कॉपी होगी 154। ठीक है, फिर इसमें 161 की टोटल सारी स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी मैप वगैरह ऑफेंस से रिलेटेड, तो मैप वगैरह इसमें जो है ना वो शेयर किया जाएगा। एमएलसी, एमएलआर, इसमें एमएलसी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट वगैरह जो है वो एक्यूज को प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी वो चीज़ें हैं, ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्यूज को प्रोवाइड किए जाएंगे, पुलिस प्रोवाइड करेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगी। कब प्रोवाइड करेगी? बिफोर 7 डेज, बिफोर 7 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। मतलब कि ट्रायल शुरू होने से 7 दिन पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना एक्यूज को प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो ट्रायल को जो है ना वो फेस कर सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास है 242 सेक्शन। 242 क्या कहते हैं? 242 कहते हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। 242 में चार्ज फ्रेम किया जाता है। अब चार्ज कैसे फ्रेम होगा? चार्ज हमेशा एक्यूज की मौजूदगी में फ्रेम होगा।
एक्यूज मौजूद होगा तभी चार्ज फ्रेम किया जाएगा। अब चार्ज कैसे फ्रेम होगा? चार्ज के लिए फ्रेम करने के लिए सबसे पहले मजिस्ट्रेट या सेशन जज उसको सारा वकूआ बताएगा, सारा ऑफेंस बताएगा कि तुम पे ये इल्ज़ाम लगाया गया है, ठीक है, तुमने ये ऑफेंस जो है ये सेक्शंस लगे हैं तुम पे, सेक्शंस बताएगा, ऑकरेंस बताएगा, क्राइम कैसे कमिट हुआ था, ठीक है, इसके अलावा टाइम बताएगा, प्लेस बताएगा, ये सारी चीज़ें जो है ना वो एक्यूज को पढ़ के बताई जाएंगी और उससे पूछा जाएगा कि तुम अब इसको एक्सेप्ट करते हो, इसको तस्लीम करते हो अपने ऑफेंस को या नहीं करते। अगर तो वो इसमें करता है प्लेड गिल्टी, प्लेड गिल्टी, तो अगर वो प्लेड गिल्टी करता है कि तो क्या होगा, तो उसे कन्विक्ट किया जा सकता है, कन्विक्ट भी किया जा सकता है और फर्दर एविडेंस भी कॉल किया जा सकता है। इसमें मे यूज किया गया है, मे का वर्ड, ठीक है, लाजमी नहीं है, शेल नहीं है कि आप उसे कन्विक्ट ही करोगे, आप एविडेंस भी कॉल कर सकते हो। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें शो कॉज किया जाएगा। शो कॉज किया, क्या शो कॉज किया जाएगा? मुलजिम से पूछा जाएगा कि तुम ये अपने ऑफेंसेस को तस्लीम करते हो या नहीं करते। अगर तो वो प्लेड गिल्टी कर लेता है तो शो कॉज किया जाएगा कि तुम बताओ कि हम तुम्हें इस केस में या इस जुर्म में कन्विक्ट क्यों ना करें। ये चीज़ है शो कॉज, ठीक है, ये आपने लफ्ज़ याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना वो हमारा टॉपिक है। इसमें आपने ये लफ्ज़ इसलिए याद रखना है कि मजिस्ट्रेट जो है ना वो मुलजिम से एक बार पूछेगा कि आपने ये जुर्म किया है, आप इसको तस्लीम कर रहे हो, अब आप हमें ये बताओ कि हम आपको इस ऑफेंस में कन्विक्ट क्यों ना करें या इसमें आपको सजा क्यों ना मिले। नेक्स्ट हमारा सेक्शन कौन सा है? 243। 243 में क्या होगा? 243 में आपका प्लीड गिल्टी, ये जो हमने सारा डिस्कस किया है ये सारा प्लीड गिल्टी इसमें आता है 243 में, ठीक है। आगे 244 आपके, 244 में अगर तो वो मुल्जिम प्लेड गिल्टी नहीं करता, नॉट प्लेड गिल्टी, तो 244 में आगे क्या होगा? एविडेंस कॉल की जाएगी। 244 में क्या होगा? एविडेंस कॉल की जाएगी। मजिस्ट्रेट क्या कहेगा मुलजिम को कि ठीक है तुम अपने रेफरेंस में जो है एविडेंस पेश करो और प्रोसिक्यूशन अपने रेफरेंस में एविडेंस पेश करेगी। एविडेंस कॉल की जाएगी, दोनों पार्टीज से बयानात लिए जाएंगे, दोनों पार्टीज को सुना जाएगा, तो सुन के एविडेंस की बेस पे जो है ना ये आगे फैसला होगा। आगे क्या है? 245। 245 में क्या है? जब ये एविडेंस को सुना जाएगा, एविडेंस दोनों पार्टीज अपने पेश कर देंगी, तो फिर जज इस नतीजे पे पहुंचेगा कि ये मुल्जिम को, एक्यूज को हमने कन्विक्ट करना है या एक्विट करना है। कन्विक्शन का या एक्विटल का फैसला ये एविडेंस के बाद होगा अगर मुल्जिम नॉट प्लेड गिल्टी करता है। तो ये कुछ हमारा क्रिमिनल ट्रायल है, इस पे जो है ना हमारी अदालतों का निज़ाम चल रहा है। हम मजिस्ट्रेट का देख लें या सेशन कोर्ट को देख लें, ये सारा जो है ना इस पे बेस करता है क्रिमिनल ट्रायल पे। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह जो है ना हम इसको फर्दर आगे मज़ीद डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना आपके लिए एक वीडियो लाजमी अपलोड करूँ यूट्यूब पे। आप इसको सुनेंगे, इंशाल्लाह आपकी गेट की तैयारी हो जाएगी। हम जो है ना सीआरपीसी आज हमने पढ़ा है और नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें आगे पढ़ेंगे कि बेल का टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर इसमें हम अपील के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।